हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग को एक कुमार स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में जो अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करने वाले हैं क्लास 9th का आपका ये कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। और ये आप भारतीय भवन का आपका ये बायोलॉजी का ये फर्स्ट चैप्टर है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और इसे हिंदी में कहते हैं कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। इसका जो जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उसका अध्ययन इस वीडियो में करने वाले हैं। और इसमें आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न और रिक्त स्थान की पूर्ति करें, ये आपको बुक में ही मिल जाएंगे और वहाँ पर आपको उत्तर भी मिल जाएंगे। तो वो चीज़ इस वीडियो में नहीं बताएंगे। और यहाँ पर जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इसका करेंगे। यहाँ पर जो है सभी यहाँ पर भारतीय भवन के जितने क्वेश्चन थे उसको यहाँ पे कॉपी पर मैं नोट डाउन कर लिया हूँ। और यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है आपका, वे कोशिका को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा? वह देखा यहाँ पर रॉबर्ट हुक ने देखा, यानी कि खोज किया। और ये जो है इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे और ये 1665 ईस्वी में ये कोशिका को देखे, सबसे पहले मृत कोशिका को खोज किए ये रॉबर्ट हुक। उसके बाद यहाँ पर जो है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका बन सकता है, कहाँ के थे? तो इंग्लैंड के थे और 1665 ईस्वी में खोज किए थे रॉबर्ट हुक ने, ये देखें। और इसका उत्तर ये आपका हो गया। और दूसरा जो क्वेश्चन है, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? तो ये जो है इसका जो आंसर होगा, प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं का बना होता है तथा इसमें जीवन संबंधी सभी कार्य करने की क्षमता होती है, इसीलिए इसे जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर इस तरह से हुआ आपका। तो जीवन की सभी कार्य संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका ही करते हैं। तो यहाँ पर जो है इसे कहते हैं, इस तरह से हो गया आपका क्यों कहा जाता है। और तीसरा जो क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो और इसमें जो है एक चीज़ और आ जाएगा आपका, कोशिका झिल्ली कहाँ पाई जाती है? कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है और कोशिका झिल्ली कहाँ पाई जाती है, इसका एक बार कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है यहाँ पर, कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन और कोशिका भित्ति सेल वॉल। इसमें जो कोशिका झिल्ली है ये कोशिका पादप कोशिका प्लस जंतु कोशिका दोनों जगह उपस्थित रहते हैं कोशिका झिल्ली, और प्रोटीन का बना होते हैं ये कोशिका झिल्ली आपका। और कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं, जैसे कि लाइसोसोम, गल्जी बॉडी, राजधानी, माइटोकॉन्ड्रिया, जितने भी कोशिका के अंग होते हैं सब इसी झिल्ली में बंद रहते हैं कोशिका झिल्ली में। और यहाँ पर कोशिका भित्ति जो है सेल वॉल, यह केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं और सेल्यूलोज का बना होते हैं और सुरक्षा प्रदान करते हैं। इस तरह से बाहर से एक लेयर और बढ़ जाते हैं पादप कोशिका में, तो ये सेल्यूलोज के बने होते हैं, इस तरह से इसमें हो जाते हैं। तो इसमें पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों जगह कोशिका झिल्ली उपस्थित रहते हैं, और ये कोशिका भित्ति केवल आपका पादप कोशिका में उपस्थित रहते हैं। इस तरह से ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा, कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो यह पादप कोशिका के चारों ओर एक मोटे आवरण द्वारा घिरी रहती है और यह सेल्यूलोज का बना होता है एवं सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। तो इस तरह से आपका ये कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो पादप कोशिका के चारों ओर मोटे आवरण द्वारा घिरी रहती है और इस सेल्यूलोज का बना होता है। तो इस तरह से आपको ये 3 क्वेश्चन समझ में आई होगी। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन को, ध्यान से समझते चलिए। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन को। यहाँ पर जो है, कौन से कोशिकांग सक्रिय शोषण स्थल होते हैं? तो वह होते हैं आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे उपनाम में कहा जा सकता है सूत्रकणिका, और सक्रिय शोषण स्थल होते हैं। तो यहाँ पर जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन जो है, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो वह कहा जाता है आपका लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो इस तरह से 5वां क्वेश्चन का आंसर हुआ। और छठा क्वेश्चन देखते हैं। तो कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। और 7वां जो क्वेश्चन है, लवक कहाँ पाए जाते हैं? तो लवक पादप कोशिका में पाए जाते हैं, पादप कोशिका में, पेड़ पौधे में। तो लवक कहाँ पाए जाते हैं? पादप कोशिका में। और 8वां जो क्वेश्चन है, कोशिका के किन्हीं 2 अंगकों के नाम लिखें जिसमें DNA पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया हुआ और दूसरा क्रोमोसोम, इस जगह पे आपका DNA पाए जाते हैं। तो कोशिका के किन्हीं 2 अंगों के नाम ये हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्रोमोसोम। 9वां क्वेश्चन जो है, भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण किस कोशिकांग में होता है?
तो भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। 10वां जो क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली में मूल अंतर क्या है? तो कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। मूल अंतर यही है जो आपको कॉन्सेप्ट में अभी तीसरा क्वेश्चन में बताया हूँ। और कोशिका झिल्ली जंतु प्लस पादप कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। तो यही मूल अंतर है, लिखना है। तो एक आंसर ये आपका हो गया। अब देखते हैं 11वां क्वेश्चन को। तो कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? तो कोशिका झिल्ली से कुछ ही पदार्थ अंदर या बाहर आ जा सकते हैं, सभी नहीं, इसलिए इन्हें चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर है। और 12वां जो क्वेश्चन है, क्या पादप कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है? नहीं, यह जंतु कोशिका में पाया जाता है और कोशिका विभाजन में सहायक है। तो ये सेंट्रोसोम आपका पादप कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, ये जंतु कोशिका में पाए जाते हैं और कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं। 13वां जो क्वेश्चन है, गल्जी उपकरण कहाँ पाया जाता है? ये थोड़ा उटपटांग है, तो इसका जो नाम है हो सकते हैं। तो गल्जी उपकरण कहाँ पाए जाते हैं और गल्जी काय कहाँ पाया जाता है, गल्जी बॉडी कहाँ पाया जाता है। इस तरह से इसमें ये 13वां क्वेश्चन घुमा फिराकर आपको हो सकता है तो एग्जाम में पूछ सकता है। तो यहाँ पर जो है ये घुमा फिराकर इसको जो तीन नाम है इसको भी याद कर लीजिएगा। यहाँ पर इसे जंतु कोशिका में देखा, तो गल्जी उपकरण कहाँ पाया जाता है? तो जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो 14वां क्वेश्चन है, ल्यूकोप्लास्ट का क्या कार्य है? तो ल्यूकोप्लास्ट जड़ की कोशिका में पाया जाता है और भोजन संग्रह का कार्य करता है। किस तरह का? तो भोजन संग्रह का काम करता है ये ल्यूकोप्लास्ट। और 15वां जो क्वेश्चन है, अंतःपर्दपी जालिका कितने प्रकार की होती है? तो अंतःपर्दपी जालिका 2 प्रकार की होती है। ये 2 प्रकार की होती है आपका। और यहाँ पर चिकनी अंतःपर्दपी जालिका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और खुरदरी अंतःपर्दपी जालिका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें जो है ये आपका ये वसा का निर्माण करते हैं और खुरदरी अंतःपर्दपी जालिका ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अगला कंसेप्ट भी आप यहाँ पर समझ लीजिए, वसा का, ये प्रोटीन का। इस तरह से इसमें आपका अगला क्वेश्चन भी बन सकता है, उसका भी आसानी से आप उत्तर दे सकते हैं। चिकनी अंतःपर्दपी जालिका ये वसा का और खुरदरी अंतःपर्दपी जालिका प्रोटीन का। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के, चिकनी अंतःपर्दपी जालिका और खुरदरी अंतःपर्दपी जालिका। 16वां जो क्वेश्चन है, कौन सी कोशिकीय रचना जीन वाहक है? तो इसमें जो आंसर है गुणसूत्र हो जाएगा। और क्रोमेटिन धागे कब क्रोमोसोम की तरह दिखाई पड़ते हैं? तो कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जालिका के धागे अलग होकर कोई छोटी एवं मोटी छड़ जैसी रचनाओं में बदल जाते हैं, जिन्हें गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। तो कोशिका विभाजन के समय ये जो है आपका क्रोमेटिन धागे क्रोमोसोम की तरह दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से आपका यह आंसर हुआ। और यहाँ पर 18वां जो क्वेश्चन है, जीन किसे कहते हैं? तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। 19वां जो क्वेश्चन है, क्रोमोसोम का निर्माण किन किन घटकों से होता है? तो ये होता है डीएनए एवं प्रोटीन से, और बहुत सारे हो सकते हैं यहाँ पर ETC। और 20वां जो है, केंद्रिका कहाँ पाया जाता है? तो केंद्रिका केंद्रक के अंदर पाया जाता है। और 21वां जो क्वेश्चन है, किस प्रकार की कोशिका के में केंद्रक नहीं पाया जाता? तो मृत कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। और 22वां जो क्वेश्चन है, कोशिका के भीतरी तथा बाहरी वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? वह होता है विसरण क्रिया द्वारा। 23वां जो क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस संरचना द्वारा होता है? तो ये होता है स्टोमाटा द्वारा, यानी कि पत्तियों का छिद्र जो रहते हैं, पत्ती पर छोटे छोटे छिद्र रहते हैं, इसी को कहते हैं स्टोमाटा। तो इसी द्वारा आपका गैसों का आदान प्रदान पौधों में होता है। और 24वां जो है, पौधों के मूल रोम द्वारा जल के अवशोषण में किस क्रिया का उपयोग होता है? तो ये होता है परासरण द्वारा। तो इसका जो आंसर है परासरण हो जाएगा। इस सब को गौर से देखते चलिए और समझते चलिए। अब देखते हैं 25वां। तो 25वां, जीवों का शरीर किससे बना होता है? तो ये कोशिका का बना होता है, ताकि आपको एक ही बार में याद हो जाए। कंटिन्यू वीडियो पर बने रहिए। इसका जो है कोशिका हो जाएगा। और 26वां, बहुकोशिकीय जीवों का विकास एक कोशिका से किस क्रिया द्वारा होता है? तो कोशिका विभाजन द्वारा होता है। 27वां जो क्वेश्चन है, एक ऐसे कोशिका का उदाहरण दें जो अपना आकार बदलती रहती है।
तो वह बदलती रहती है कौन, तो अमीबा। कभी उल्टा तो कभी सीधा तो कभी नीचे तो कभी ऊपर, इस तरह से ये आकार बदलता रहता है। तो ये कोशिका ऐसा है जो हमेशा आकार बदलती रहती है, तो ये है अमीबा। और जो है 28वां क्वेश्चन, जीवों के शरीर में कोशिकाओं की संख्या किस पर निर्भर करती है, वह आकार पर निर्भर करती है, शरीर कितना बड़ा है। तो इस तरह से शरीर में कोशिकाओं का आकार निर्भर करती है आकार पर। और 29वां जो क्वेश्चन है, केंद्रक के बारे में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया, वह बताया आपका रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने केंद्रक के बारे में सबसे पहले पता लगाए। और 30वां जो क्वेश्चन है, यह किसने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है, तो ये बिरचो नामक वैज्ञानिक ने बताए 1855 ईस्वी में। 31वां जो क्वेश्चन है, कोशिका द्रव एवं केंद्रक द्रव को सम्मिलित रूप से क्या कह सकते हैं, तो आप कह सकते हैं जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म। हिंदी में जीव द्रव और इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। 32वां जो क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति किसके कारण कड़ी और निर्जीव होती है, तो वह होती है सेल्यूलोज के कारण। और यहाँ पर जो है 33वां क्वेश्चन, झिल्ली युक्त कोशिकांग किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं, तो वह पाए जाते हैं यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक नहीं, यूकैरियोटिक। और यहाँ पर 34वां जो क्वेश्चन है, अंतःपर्यापी जालिका कितने प्रकार की होती है, तो वह होती है 2 प्रकार की, चिकनी और खुरदरी। 35वां जो क्वेश्चन है, गुच्छों में पाए जाने वाले राइबोसोम को क्या कहते हैं, तो पॉलीराइबोसोम कहते हैं। इसका आंसर हो गया। और 36वां जो अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं में गोल्जी उपकरण को सामान्यतः क्या कहते हैं, तो डिप्टिरियोसोम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, डिप्टिरियोसोम। पादप कोशिका में गोल्जी उपकरण को सामान्यतः डिप्टिरियोसोम कहते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है, कोशिका की रसधानियों को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं, तो टोनोप्लास्ट कहते हैं। 38वां जो क्वेश्चन है, केंद्रक द्रव एवं कोशिका द्रव के बीच पदार्थों का आदान प्रदान किन छिद्रों द्वारा होता है, वह होता है अंतःपर्यापी जालिका द्वारा। और 39वां अगला क्वेश्चन है, क्रोमेटिन जालिका कहाँ पाई जाती है, तो वह पाई जाती है केंद्रक द्रव में। आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है, तो केंद्रिका में होता है। 41वां अगला जो क्वेश्चन है, क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड्स किन स्थान पर एक दूसरे से संयोजित रहते हैं, तो वह रहते हैं एस्टोमियर पर। किन स्थान पर, तो एस्टोमियर पर। और 42वां जो क्वेश्चन है, क्रोमोसोम के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है टेलोमियर। क्या कहा जाता है, टेलोमियर। बोलिए और इसको समझते चलिए, बोलिए क्या कहा जाता है, टेलोमियर। और अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, मानव शरीर की कोशिकाओं में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 46। कितने पाए जाते हैं, 46 पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो है 44वां, कोशिका का आकार एवं आकृति किसके अनुरूप होती है, तो कार्यों के अनुरूप होती है, जैसा कार्य करेंगे उसके अनुरूप होंगे। और यहाँ पर 45वां जो क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाए जाते हैं, तो कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। और 46वां जो क्वेश्चन है, रंगहीन या श्वेत प्लेसिड्स को क्या कहते हैं, तो कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। 47वां जो है, गोल्जी उपकरण में पाए जाने वाली चारों तरफ से झिल्ली से घिरी हुई अनेक समांतर नालिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कुंडिका या सिस्टर्नी। क्या कहते हैं, कुंडिका या सिस्टर्नी। और 48वां जो है, क्लोरोप्लास्ट के भीतर विद्यमान तरल युक्त गुहा को क्या कहा जाता है, कहा जाता है एस्ट्रोमा। 49 जो है, किस संरचना के अभाव में वायरस में सजीवों का लक्षण परिलक्षित नहीं होता, तो न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए तथा डीएनए निश्चित नहीं होते, इनमें न्यूक्लिक एसिड द्विगुणन होते हैं। इसी सब के कारण इसमें वायरस में सजीवों का लक्षण परिलक्षित नहीं होता है। और यहाँ पर जो है 50वां क्वेश्चन, फूलों में विभिन्न रंग प्रदान करने वाले प्लेसिड को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं वर्णिकलवक, या और इंग्लिश में कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। आई होप कि आपको 1 से लेकर 50 तक के जितने भी क्वेश्चन थे सब आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियो मिलती रहे।
और आप एक भी नोटिफिकेशन मिस ना कर पाएँ। और हो सके तो अपने फ्रेंडों में भी शेयर कर दीजिएगा, जैसे भी हो, व्हाट्सएप पर हो, जैसे भी हो शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस सब चीज़ को देख पाएँ और सीख पाएँ। और फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।